भारतीय रेलवे के LHB यानी लिंके हॉफमैन बुश कोच के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डीप डाइव करने वाले हैं, जिसे रेलवे की भाषा में RMPU कहते हैं, यानी रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। और शुरुआत में ही मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये यूनिट हमारे घरों में लगने वाले साधारण स्प्लिट या विंडो AC जैसा बिल्कुल नहीं है। ये पहियों पर दौड़ता हुआ एक भारी भरकम पावर हाउस है, जिसे लगातार झटके सहने हैं। बिल्कुल, कंपन झेलना है, मौसम बदलना है। हाँ, और बिना रुके अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करना है। और हमारी आज की ये चर्चा ना हवाई नहीं है, हम बहुत ही सटीक डेटा पर बात करेंगे। आज की चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है राजू कुमार जी द्वारा तैयार किए गए LHB कोच से संबंधित MCQ का पार्ट 2। इस मटेरियल में प्रश्न 51 से लेकर इतने शानदार आंकड़े दिए गए हैं जो इस सिस्टम की पूरी जन्म कुंडली खोल देते हैं। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम इन तकनीकी गहराइयों में उतरें, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर किसी को भी इन तकनीकी पहलुओं को विजुअल तरीके से समझना है या इसका पार्ट 1 देखना है तो YouTube पर जाकर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को जरूर सर्च करें और सब्सक्राइब करें। वहां बहुत कमाल का स्टडी मटेरियल है। तो चलिए इसे समझते हैं। क्या हम इस मशीन के दिमाग और पावर से शुरू करें? एकदम। राजू कुमार जी के संकलन का पहला हिस्सा इसी पर है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सवाल और उनके ऑप्शंस पढ़ती हूँ जैसे कोई रैपिड फायर क्विज हो, और आप मुझे सही जवाब और उसके पीछे का लॉजिक बताते जाइए। चलेगा? बहुत बढ़िया आइडिया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 51। LHB वेरिएंट RMPU कंट्रोल पैनल में कॉन्टैक्टर कॉइल का वोल्टेज क्या है? ऑप्शंस हैं A 110 वोल्ट DC, B 110 वोल्ट AC, C 230 वोल्ट AC या D 415 वोल्ट AC। इसका सही जवाब है ऑप्शन A 110 वोल्ट DC। 110 वोल्ट DC मतलब इतनी भारी मशीन में डायरेक्ट करंट, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये DC पावर सीधे ट्रेन के बैटरी बैंक से आती है। इसका कारण है सुरक्षा और रिलायबिलिटी। अगर मान लीजिए मेन पावर सप्लाई कट भी जाए तो ये 110 वोल्ट DC सिस्टम के कंट्रोल पैनल को जिंदा रखती है। मतलब AC का दिमाग हमेशा काम करता रहता है। ये तो बहुत स्मार्ट है। चलिए प्रश्न 52। कोचों में कितने RMPU होते हैं? ऑप्शन A 2, B 3, C 4 या D 1। ऑप्शन A, एक कोच में 2 RMPU होते हैं। प्रश्न 53। एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? A माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड RMPU, B ह्यूमिडिटी कंट्रोल, C NTC टाइप टेम्परेचर सेंसर या D ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब है D ऑल ऑफ द अबव। ये सिस्टम ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है और इसमें NTC सेंसर भी होते हैं जो तापमान के हिसाब से तुरंत एडजस्ट करते हैं। कमाल है। प्रश्न 54 पर आते हैं। आउटपुट कूलिंग क्षमता कितनी है? A 5.0 TR, B 6.0 TR, C 7.0 TR या D 8.0 TR। सही जवाब है ऑप्शन C 7.0 TR यानी 7 टन। 7 टन। और प्रश्न 55 है आउटपुट हीटिंग क्षमता के बारे में। ऑप्शन A 5 किलोवाट, B 6 किलोवाट, C 7 किलोवाट या D 8 किलोवाट। यह है ऑप्शन B 6 किलोवाट। तो मतलब एक यूनिट 7 टन की कूलिंग दे रही है और एक कोच में 2 यूनिट है, मतलब 14 टन कूलिंग। बाप रे, ये तो चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। हाँ, क्योंकि डिब्बे में 72 लोग बैठे हैं और बाहर धूप है, इतनी कूलिंग तो चाहिए ही। सही बात है। अच्छा, प्रश्न 56। कंप्रेशर मोटर की क्षमता क्या है? A 5 किलोवाट, B 4.9 किलोवाट, C 7 किलोवाट या D 6 किलोवाट। इसके जवाब है ऑप्शन B 4.9 किलोवाट। और इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न 57। यूनिट की नॉमिनल पावर यानी नाम मात्र शक्ति कितनी होती है? A 15 kVA, B 17.5 kVA, C 16.5 kVA या D 17 kVA। ये है ऑप्शन C 16.5 kVA। 16.5 kVA, ये कितनी पावर होती है? इसे ऐसे समझिए कि इतनी पावर से आप एक छोटा घर आराम से रोशन कर सकते हैं, जिसमें सारे पंखे, टीवी और उपकरण चल रहे हों, और ये सिर्फ एक AC यूनिट ले रहा है। ओह माय गॉड। तो ये हमारा पहला सेक्शन था पावर और कंट्रोल पर। अब हम दूसरे सेक्शन पर चलते हैं जहां हवा की प्रवाह और डायमेंशंस की बात की गई है। रेडी है? बिल्कुल। प्रश्न 58।
कंडेंसर फैन मोटर की क्षमता कितनी है? ए 1.5 HP, बी 2 HP, सी 1 HP या डी 2.5 HP? ये होती है ऑप्शन सी, 1 HP। ठीक है। और प्रश्न 59, इवेपोरेटर रेडियल फैन मोटर क्षमता ए 1.5 HP, बी 2 HP, सी 1 HP या डी 2.5 HP? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 1.5 HP। मतलब इवेपोरेटर का पंखा ज्यादा पावरफुल है? हाँ, क्योंकि इवेपोरेटर फैन को ठंडी हवा को पूरे कोच के डक्ट के अंदर धकेलना होता है, जहां बहुत रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आधा HP ज्यादा दिया गया है। 820। ये तो मतलब एक तरह से इंसानी फेफड़ों की तरह सांस लेना हो गया। इतनी ताजी हवा बाहर से क्यों चाहिए? क्योंकि डिब्बे के अंदर लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अगर फ्रेश एयर नहीं आएगी ना, तो घुटन होने लगेगी। ये सिस्टम उस हवा को लगातार रिफ्रेश करता है। वाह। अब प्रश्न 61 और 62 पावर इनपुट के बारे में है। 61 है अधिकतम पावर इनपुट कूलिंग के दौरान ए 12.25, बी 12.5, सी 13.25 या डी 13.5 किलोवाट? यह है ऑप्शन सी, 13.25 किलोवाट। और 62वां प्रश्न है अधिकतम पावर इनपुट डिह्यूमिडिफाइंग के दौरान ए 10, बी 11, सी 9 या डी 12 किलोवाट अप्रॉक्स? इसका जवाब ऑप्शन बी है, लगभग 11 किलोवाट। तो नमी हटाने में कम पावर लगती है कूलिंग के मुकाबले। बिल्कुल। डिह्यूमिडिफाइंग में सिस्टम कंप्रेसर का लोड थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि प्राथमिकता तापमान गिराना नहीं बल्कि नमी सोखना होती है। स्मार्ट। प्रश्न 63, कौन सा रेफ्रिजरेंट उपयोग होता है? ए R11, बी R12, सी R22 और R407C या डी R32? सही जवाब है ऑप्शन सी, R22, और अब पर्यावरण के लिए बेहतर R407C का उपयोग होता है। अच्छा, अब इसके वजन पर आते हैं। प्रश्न 64, यूनिट का वजन ए 600, बी 610, सी 620 या डी 630 किलो अप्रॉक्स? ये है ऑप्शन डी, लगभग 630 किलो। और प्रश्न 65 है यूनिट के डायमेंशंस। ए 2200 बाई 2000 बाई 500, बी 2200 बाई 2200 बाई 500, सी 2000 बाई 2200 बाई 500 या डी 2000 बाई 2000 बाई 500 मिलीमीटर? ऑप्शन ए सही है, 2200 मिलीमीटर लंबा, 2000 चौड़ा और 500 गहरा। मतलब 1 मिनट, 2.25 मीटर लंबा और 630 किलो का लोहे का डब्बा, और कोच पर ऐसे 2 होते हैं। मतलब 1200 किलो से ज्यादा वजन छत पर रखकर ट्रेन 130 की स्पीड से दौड़ रही है। हाँ, और ये वजन अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ये एरोडायनामिक्स और डिजाइन का कमाल है। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। खैर, अब इसके अंदर झांकते हैं। सेक्शन 3 बनावट और ब्रांड्स पर है। प्रश्न 66, RMPU मेक फेडर्स लॉयड या LEL में रेफ्रिजरेंट की मात्रा कितनी है? ए 3.2, बी 4.2, सी 5 या डी 5.2 किलो? ये है ऑप्शन बी, 4.2 किलो। प्रश्न 67, RMPU मेक अमित में रेफ्रिजरेंट ए 2, बी 2.2, सी 3.2 या डी 4.2 किलो? इसमें लगता है ऑप्शन सी, 3.2 किलो। और प्रश्न 68, RMPU मेक सिडवाल या इंटेक में ए 1.85, बी 2, सी 3.85 या डी 2.85 किलो? ऑप्शन डी, 2.85 किलो। एक सेकेंड। सबका काम 7 टन कूलिंग देना है, पर गैस की मात्रा इतनी अलग क्यों? किसी में 4.2 और किसी में सिर्फ 2.85। क्या ये वैसा ही है जैसे अलग अलग शेफ एक ही डिश में अलग अलग मसाले डालते हैं? हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये डिजाइन इंजीनियर्स पर निर्भर करता है। जिस ब्रांड की कॉइल डिजाइन ज्यादा कुशल होती है, वो कम गैस में भी वही 7 टन की कूलिंग निकाल लेती है, जैसे सीड वॉल का डिजाइन। बहुत ही कमाल की बात है। अब प्रश्न 69 से पुर्जों की गिनती शुरू होती है। मैं सवाल और ऑप्शंस पढ़ूंगी, आप सीधा जवाब बताइएगा। डन। प्रश्न 69, प्रत्येक यूनिट में कूलिंग सर्किट ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? ऑप्शन बी, 2 सर्किट। प्रश्न 70, प्रत्येक RMPU में कंप्रेसर ए 4, बी 3, सी 2, डी 1? ऑप्शन सी, 2 कंप्रेसर। प्रश्न 71, कंडेंसर फैन ए 3, बी 1, सी 4, डी 2? ऑप्शन डी, 2 कंडेंसर फैन। प्रश्न 72,
हीटिंग असेंबली A1, B2, C3, D4। ऑप्शन ए, एक हीटिंग असेंबली। रुकिए, एक यूनिट के अंदर भी हर चीज दो दो क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इसे रिडंडेंसी कहते हैं। अगर एक कंप्रेसर या सर्किट फेल हो जाए तो दूसरा चलता रहेगा। यात्रियों को गर्मी का एहसास नहीं होगा, बस कूलिंग आधी हो जाएगी। मतलब बैकअप का भी बैकअप। शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 73। मेंटेनेंस कवर कितने होते हैं? A4, B6, C8 या D10? ऑप्शन बी, 6 कवर। 74। सर्कुलेटिंग एयर इनलेट A4, B3, C2, D1। ऑप्शन सी, 2। 75। फ्रेश एयर इनलेट A3, B1, C4, D2। ऑप्शन डी, 2। 76। सप्लाई एयर आउटलेट A1, B2, C3, D4। ऑप्शन ए, 1। और अब फिल्टर्स। 77वां सवाल। मिक्स्ड एयर फिल्टर A1, B2, C3 या D4 ईच? ऑप्शन डी, 4 फिल्टर होते हैं। 78वां। फ्रेश एयर फिल्टर A1, B2, C3 या D4 ईच? इसका भी ऑप्शन डी, 4 ईच। इतने सारे फिल्टर? हाँ, क्योंकि बाहर की हवा में धूल और धुआं होता है। ये सिस्टम हवा को 2-2 बार नहलाकर एकदम शुद्ध करता है, ताकि अंदर बैठे लोगों को ताजी हवा मिले। ये तो बहुत जरूरी है। अब हम हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 4। इसमें पूरे कोच का सेटअप और प्रोटेक्शन की बात है। प्रश्न 84। कोच में कुल सील्ड कंप्रेसर कितने होते हैं? A1, B2, C3 या D4? ऑप्शन डी, कुल 4 कंप्रेसर। 80वां सवाल। कुल कंडेंसर मोटर A4, B3, C2 या D1? ऑप्शन ए, 4। 81। कुल हीटर यूनिट A1, B2, C3 या D4? ऑप्शन बी, 2 यूनिट। 82। कुल कंडेंसर कॉइल A1, B2, C3 या D4 ईच? ऑप्शन डी, 4। और 83। कुल कूलिंग कॉइल A1, B2, C3 या D4 ईच? ये भी ऑप्शन डी, 4। तो एक डिब्बे पर कुल मिलाकर 4 भारी कंप्रेसर और ढेरों कॉइल्स। अब इतनी महंगी चीजों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन भी तगड़ा होगा। बिल्कुल, और यही हमारे सेफ्टी रिले करते हैं। हाँ, तो प्रश्न 84 है, कंप्रेसर मोटर के ओवरलोड रिले की एम्पियर सेटिंग A9, B10, C11 या D12 एम्पियर? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 10 एम्पियर। और 85वां सवाल। कंप्रेसर ओवरलोड रिले का ऑपरेशन समय A24, B30, C35 या D40 सेकंड? ऑप्शन डी, 40 सेकंड। 86वां। कंडेंसर मोटर ओवरलोड रिले की एम्पियर सेटिंग A2, B2.4, C3 या D3.4 एम्पियर? ऑप्शन बी, 2.4 एम्पियर। 87वां सवाल। कंडेंसर मोटर ओवरलोड रिले ऑपरेशन समय A24, B30, C34 या D40 सेकंड? ऑप्शन सी, 34 सेकंड। फिर से 87 नंबर दिया है सोर्स में, जो असल में 88वां होना चाहिए। ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले एम्पियर सेटिंग A1, B1.5, C2 या D2.4 एम्पियर? ऑप्शन बी, 1.5 एम्पियर। और सोर्स के हिसाब से जो 88वां सवाल है, ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले ऑपरेशन समय A24, B30, C34 या D40 सेकंड? ऑप्शन ए, 24 सेकंड। एक मिनट। कंप्रेसर के लिए 40 सेकंड, कंडेंसर के लिए 34 और ब्लोअर के लिए सिर्फ 24 सेकंड का टाइम। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है, ये बहुत ही बारीक इंजीनियरिंग है। इसे सर्ज करंट कहते हैं। कंप्रेसर एक भारी मोटर है, उसे स्टार्ट होकर अपनी स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। अगर रिले 10 सेकंड में ट्रिप हो गया तो कंप्रेसर कभी चालू ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे 40 सेकंड का बफर दिया जाता है। ब्लोअर हल्का है, वो तुरंत चालू होता है, इसलिए उसे सिर्फ 24 सेकंड दिए जाते हैं। मतलब ये रिले हमारे घरों के MCB की तरह है, बस थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। एकदम सही समझे आप। और अब इस डीप डाइव का आखिरी सवाल। हालांकि सोर्स में 89 तक ही है, पर हम एक एडिशनल सवाल भी ले लेते हैं। तो 79वां सवाल है, LP कटआउट की सेटिंग क्या होती है? A9, B10, C11 या D12 PSI? ऑप्शन बी, 10 PSI।
ऑन कर देता है। ये एक तरह से मशीन को खुदकुशी करने से रोकते हैं। वाओ, खुदकुशी करने से रोकना। सच में अगली बार जब कोई भी ट्रेन के एसी कोच में बैठेगा ना, तो उसे जरूर सोचना चाहिए कि उसके सिर के ऊपर 630 किलो का 4.9 किलोवाट कंप्रेसर और 820 क्यूबिक मीटर फ्रेश एयर खींचने वाला एक मास्टरपीस काम कर रहा है। बिल्कुल, और ये कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ। अब इसी से जुड़ा है प्रश्न 92, जो दबाव की सीमा तय करता है। प्रश्न पूछता है कि एचपी कटआउट की सेटिंग कितनी होती है। विकल्प है ए 200 psi, बी 225 psi, सी 250 psi या डी 275 psi। हाई प्रेशर यानी एचपी के लिए जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड तय किया गया है वो विकल्प बी है, मतलब 225 psi। तो 225 psi ये तो एक बहुत बड़ा दबाव है। मतलब कार के टायरों में आमतौर पर सिर्फ 30 या 35 psi होता है। हाँ, आप खुद सोचिए कि ये कितना गुना ज्यादा है। और शायद इसी खतरे को भांपते हुए राजू कुमार सर का अगला सवाल, जो कि प्रश्न 93 है, वो इसके ऑपरेशन टाइम के बारे में है। सवाल है एचपी कटआउट का ऑपरेशन समय कितना होता है। इसके विकल्प हैं ए 0.5 सेकंड, बी 1.0 सेकंड, सी 1.5 सेकंड या डी 2.0 सेकंड। यहाँ भी नियम बिल्कुल वही लागू होता है। सही विकल्प ए ही है, 0.5 सेकंड। हाई प्रेशर में भी सेम टाइमिंग। बल्कि हाई प्रेशर में तो ये फुर्ती और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 225 psi पर अगर दबाव अचानक बढ़ने लगे और सिस्टम 1 सेकंड की भी देरी करे, तो पाइपलाइन फट सकती है। बिल्कुल, बम की तरह फट सकती है। ये 0.5 सेकंड ही उस विस्फोट को रोकता है। सच में क्या गजब की इंजीनियरिंग है। तो सिस्टम की सुरक्षा की इस दीवार को पार करने के बाद अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो असल में पूरे एलएचबी कोच की धड़कन है, यानी उसका बैटरी और चार्जिंग नेटवर्क। हाँ, अब रेलवे में शॉर्ट फॉर्म्स का बड़ा इस्तेमाल होता है और उन्हें समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। राजू कुमार जी के नोट्स में प्रश्न 94 से लेकर 96 तक इसी बुनियादी समझ को परखते हैं। चलिए देखते हैं। मैं एक एक करके इन्हें रखता हूँ। प्रश्न 94, आरबीसी का पूरा नाम क्या है। विकल्प है ए रेगुलेटेड बैटरी चार्जर, बी रेक्टिफायर बैटरी चार्जर, सी रीजेनरेटिव बैटरी चार्जर या डी नन। इसका सही जवाब विकल्प ए है, यानी रेगुलेटेड बैटरी चार्जर। रेगुलेटेड? हाँ, यहाँ रेगुलेटेड शब्द बहुत अहम है, क्योंकि ये चार्जर सिर्फ करंट फेंकता नहीं है, बल्कि उसे बहुत ही सलीके से नियंत्रित करके बैटरी तक भेजता है। समझ गया। और इसी तरह प्रश्न 95 पूछता है ईबीसी का पूरा नाम क्या है। विकल्प हैं ए इमरजेंसी बैटरी चार्जर, बी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी चार्जर, सी एफिशिएंट बैटरी चार्जर या डी नन। यहाँ सही विकल्प ए है, इमरजेंसी बैटरी चार्जर। ये कोच का वो भरोसेमंद सिपाही है जो मेन सिस्टम के फेल होने पर तुरंत सामने आता है। क्या बात है। और अगर हम इन दोनों को एक ही यूनिट में जोड़ दें तो बनता है हमारा प्रश्न 96। बिल्कुल। आरईबीसी का पूरा नाम क्या है। विकल्प हैं ए रेगुलेटेड कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर, बी रेक्टिफायर बैटरी चार्जर, सी रीजनरेटिव बैटरी चार्जर या डी नन। एकदम तार्किक रूप से इसका सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, रेगुलेटेड कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर, यानी एक ऐसा बॉक्स जिसमें सामान्य स्थिति और आपातकाल दोनों के लिए चार्जर मौजूद है। अब जब हम सिस्टम का नाम समझ गए हैं तो उस चीज पर आते हैं जिसे ये चार्ज करता है, मतलब बैटरी। जी। प्रश्न 97 बहुत ही स्पेसिफिक है। एलएचबी एसी कोच में उपयोग होने वाली बैटरी की वोल्टेज रेटिंग एवं प्रकार क्या है। विकल्प सुनिए। ए 1100 AH VRLA, बी 320 AH VRLA, सी 120 AH VRLA या डी 70 AH VRLA। एलएचबी एसी कोच के लिए जो स्टैंडर्ड तय है वो विकल्प डी है, यानी 70 AH VRLA बैटरी। 70 AH VRLA। और इसी बैटरी के आर्किटेक्चर पर प्रश्न 98 है। एलएचबी एसी कोच में प्रत्येक सेल मॉड्यूल की वोल्टेज रेटिंग क्या है। ए 6 वोल्ट्स, बी 12 वोल्ट्स, सी 18 वोल्ट्स या डी 24 वोल्ट्स। हर एक सेल मॉड्यूल की रेटिंग विकल्प बी यानी 12 वोल्ट्स होती है।
अब यहाँ मुझे थोड़ा गहराई में जाना है। मतलब ये 70 AH की VRLA बैटरी ही क्यों? पुरानी ट्रेनों में तो हम देखते थे कि डिब्बों के नीचे बड़ी बड़ी बैटरियां होती थी, जिनमें मेंटेनेंस वाले अक्सर पानी या एसिड डालते रहते थे। हाँ, लेड एसिड बैटरियां। तो इस VRLA तकनीक में ऐसा क्या खास है जो इसे हाई स्पीड LHB कोच के लिए चुना गया? ये बहुत ही शानदार सवाल है। VRLA का मतलब होता है वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से सील्ड होती हैं और मेंटेनेंस फ्री होती हैं। अच्छा, मतलब पानी डालने का झंझट नहीं? बिल्कुल नहीं। पुरानी बैटरियों में चार्जिंग के दौरान गैसें निकलती थी, जिससे पानी कम हो जाता था और बार बार डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ता था। लेकिन 130 या 160 की स्पीड से दौड़ने वाली राजधानी जैसी ट्रेनों में बार बार बैटरी में पानी डालना तो व्यवहारिक नहीं है ना। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल होगा। VRLA बैटरी के अंदर ही गैसें वापस पानी में बदल जाती हैं, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसलिए ना गैस बाहर आती है, ना पानी डालना पड़ता है। अरे वाह! और हाँ, ये 12 वोल्ट के मॉड्यूल्स में आती है, जिससे अगर एक मॉड्यूल खराब भी हो जाए तो पूरा बैंक बदलने के बजाय आप सिर्फ उस हिस्से को बदल सकते हैं। मतलब रख रखाव का झंझट खत्म और काम का तरीका एकदम स्मार्ट। बिल्कुल। अब जब बैटरी इतनी स्मार्ट है तो इसे चार्ज करने वाला RBC भी तो कम नहीं होगा। इसके स्पेसिफिकेशंस किसी छोटे पावर स्टेशन जैसे ही लगते हैं। प्रश्न 99 से लेकर 106 तक इसी पावर ग्रिड की बारीकियों पर आधारित है। तो प्रश्न 99 पूछता है, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर यानी RBC की रेटिंग क्या है? विकल्प है A 4.0 किलोवाट, B 4.5 किलोवाट, C 5.0 किलोवाट या D 6.5 किलोवाट। एक मुख्य RBC की जो रेटिंग होती है वो काफी मजबूत होती है। सही विकल्प D है, 6.5 किलोवाट। 6.5। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब यही RBC किसी REBC यूनिट के अंदर होता है तो इसकी क्षमता अलग होती है। हाँ, डिजाइन की वजह से। बिल्कुल। और प्रश्न 100 इसी बारे में है। REBC के रेगुलेटेड बैटरी चार्जर की क्षमता या आउटपुट पावर कितनी होती है? A 4.0 किलोवाट, B 4.5 किलोवाट, C 5.0 किलोवाट या D 6.5 किलोवाट। कंबाइंड यूनिट में जगह की सीमा होती है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प B होगा, 4.5 किलोवाट। चलिए अब देखते हैं कि ये मशीन खाती क्या है और उगलती क्या है। प्रश्न 101, REBC के RBC का इनपुट वोल्टेज क्या है? A 110 वोल्ट AC, B 110 वोल्ट DC, C 220 वोल्ट AC या D 415 वोल्ट AC। इस भारी भरकम मशीन को चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए सही विकल्प D है, 415 वोल्ट AC। इनपुट 415 वोल्ट AC है तो आउटपुट क्या होगा? प्रश्न 102 AC पर है। इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है? A 110 से 135 वोल्ट्स DC, B 110 से 135 वोल्ट्स AC, C 220 से 235 वोल्ट्स DC या D 220 से 235 वोल्ट्स AC। बैटरी हमेशा डायरेक्ट करंट यानी DC से चार्ज होती है। चार्जर उस 415 वोल्ट AC को कम करके और DC में बदल कर भेजता है, इसलिए सही विकल्प A है, 110 से 135 वोल्ट्स DC। अब यहाँ से कहानी बहुत ही रोमांचक हो जाती है। मुझे प्रश्न 103 के आंकड़े पर थोड़ा अचंभा हुआ। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल है, बैटरी चार्जिंग के सामान्य संचालन के दौरान RBC का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? विकल्प हैं A 122 वोल्ट्स प्लस माइनस 10%, B 122 वोल्ट्स प्लस माइनस 2%, C 110 वोल्ट्स प्लस माइनस 20% या D 120 वोल्ट्स प्लस माइनस 20%। इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका सही और एकदम अचूक उत्तर विकल्प B है, 122 वोल्ट्स प्लस माइनस 2%। यही पर मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। बताइए। मैं इसे चुनौती देना चाहता हूं। प्लस माइनस 2% का मतलब है कि अगर वोल्टेज 122 है तो वो ज्यादा से ज्यादा 124.4 तक जा सकता है या 119.5 तक गिर सकता है। क्या ये बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है? मतलब हम घरों में देखते हैं कि वोल्टेज 220 से 180 भी हो जाता है और हमारे उपकरण चलते रहते हैं। अगर ये टॉलरेंस 10% हो जाए तो क्या थोड़ी बहुत ऊंच नीच नहीं चल सकती? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन रेलवे की इस दुनिया में थोड़ी बहुत ऊंच नीच का मतलब है लाखों रुपए का नुकसान। अच्छा, हाँ,
जैसा कि हमने अभी VRLA बैटरी के बारे में बात की, वो पूरी तरह से सील होती है। अगर आप उन्हें 10% की छूट दे देंगे, यानी मान लीजिए वोल्टेज 134 वोल्ट तक चला गया, तो बैटरी ओवरचार्ज होने लगेगी। तो उससे क्या होगा? उसके अंदर गैस इतनी तेजी से बनेगी कि वो वापस पानी में नहीं बदल पाएगी। दबाव बढ़ेगा और सेफ्टी वाल्व फट जाएगा, जिससे बैटरी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। ओ बाप रे। और दूसरी तरफ अगर वोल्टेज बहुत कम रहा तो बैटरी अंडर चार्ज रहेगी और आपातकाल में पूरे कोच की बत्ती गुल हो जाएगी। ये जो 2% की सख्ती है ना, ये कोई शौक नहीं है, ये उस नाजुक रासायनिक संतुलन को बनाए रखने की मजबूरी है। कमाल है, मतलब चार्जर को एक बहुत ही अनुशासित गार्ड की तरह काम करना पड़ता है। चलिए अब करंट की बात करते हैं। प्रश्न 104, आरबीसी का आउटपुट करंट कितना होता है? ए 15 एम्पियर, बी 20 एम्पियर, सी 25 एम्पियर या डी 35 एम्पियर। इस भारी भरकम सिस्टम को चार्ज करने के लिए करंट का बहाव भी तेज चाहिए। सही विकल्प डी है, 35 एम्पियर। 35 एम्पियर, ठीक है। अब दो तकनीकी शब्द आते हैं, वोल्टेज रिपल और करंट रिपल। प्रश्न 105 पूछता है, आरबीसी का वोल्टेज रिपल कितना होता है? ए लेस देन और इक्वल टू 1%, बी लेस देन और इक्वल टू 2%, सी लेस देन और इक्वल टू 3% या डी लेस देन और इक्वल टू 4%। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, यानी सेट वोल्टेज का 2% या उससे कम। और प्रश्न 106 इसी के करंट रिपल के बारे में, आरबीसी का करंट रिपल कितना होता है? ऑप्शन वही है, ए 1%, बी 2%, सी 3% या डी 4%। वेट, ये रिपल आखिर है क्या? अगर मैं एक सामान्य श्रोता के नजरिए से सोचूं, तो जब हम एसी को डीसी में बदलते हैं तो क्या वो लाइन पूरी तरह सीधी नहीं हो पाती? क्या उसमें हल्की सी लहर या कंपन रह जाता है, जिसे रिपल कहते हैं? आपने बिल्कुल सटीक चित्र खींचा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी उफनती हुई नदी का पानी आप एक शांत नहर में छोड़ रहे हैं। अच्छा। चार्जर के अंदर लगा रेक्टिफायर उस पानी को शांत तो कर देता है, लेकिन फिर भी सतह पर हल्की हल्की लहरें रह जाती हैं। ये लहरें ही रिपल हैं। तो ये लहरें नुकसानदायक हैं? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन लहरों से नफरत करते हैं। अगर ये रिपल 2 या 3% से ज्यादा हो जाए तो माइक्रो प्रोसेसर्स और सेंसर्स कंफ्यूज हो जाएंगे या जल जाएंगे। इसलिए चार्जर के अंदर फिल्टर लगाकर इन लहरों को लगभग पूरी तरह से समतल कर दिया जाता है। अद्भुत, मतलब एक चार्जर इतनी सारी भूमिकाएं निभाता है। अब इन प्रतिशत और लहरों से बाहर निकलकर थोड़ी भौतिक दुनिया में आते हैं। ये मशीन दिखती कैसी है और इसका आकार वजन क्या है? इस पर भी सवाल है क्या? हाँ, राजू कुमार सर के नोट्स में इस पर भी बहुत स्पष्ट सवाल हैं। प्रश्न 107 है, आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन के अनुसार चार्जर यूनिट का डायमेंशन क्या है? विकल्प है ए 900 बाई 400 बाई 600 mm, बी 950 बाई 440 बाई 650 mm, सी 920 बाई 450 बाई 650 mm या डी 900 बाई 440 बाई 650 mm। आरडीएसओ ने इसके लिए जो एकदम सटीक डायमेंशन तय किया है वो विकल्प डी है, 900 मिलीमीटर लंबा, 440 मिलीमीटर चौड़ा और 650 मिलीमीटर गहरा। और इसका वजन? प्रश्न 108 पूछता है, चार्जर यूनिट का वजन कितना है? ए 100 किलो से कम, बी 110 किलो से कम, सी 120 किलो से कम या डी 130 किलो से कम। इसका वजन 120 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए सही विकल्प सी है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, 900 बाई 440 बाई 650 mm और 120 किलो से कम वजन, ये पैमाने इतने सख्त क्यों हैं? क्या चार्जर थोड़ा बड़ा या भारी नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैमाने इसलिए सख्त हैं क्योंकि ये चार्जर कोच के अंदर नहीं बल्कि कोच के नीचे अंडरस्लंग पोजीशन में लगाया जाता है। नीचे की तरफ? हाँ, और नीचे जगह बहुत सीमित होती है। अगर ये बड़ा होगा तो पटरियों के आसपास के उपकरणों से टकरा सकता है। और वजन का क्या चक्कर है? अगर ये 120 किलो से ज्यादा भारी होगा तो कोच का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ सकता है, जो कि 130 की रफ्तार पर बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब हर मिलीमीटर और हर किलोग्राम का पूरा हिसाब रखा गया है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं हमारे आपातकालीन रक्षक EBC की। प्रश्न 109, इमरजेंसी बैटरी चार्जर की आउटपुट पावर कितनी होती है? ए 1.0 किलोवाट, बी 1.5 किलोवाट, सी 2.0 किलोवाट,
या डी 2.5 किलोवाट? सही विकल्प डी है, 2.5 किलोवाट। प्रश्न 110, EBC का इनपुट वोल्टेज क्या है? ए 240 वोल्ट प्लस माइनस 15% AC, बी 415 वोल्ट प्लस माइनस 15% AC, सी 110 वोल्ट प्लस माइनस 15% DC, या डी 240 वोल्ट प्लस माइनस 15% DC? चूंकि ये इमरजेंसी में काम करता है, इसे सिंगल फेज सप्लाई से चलाया जाता है। सही विकल्प ए है, 240 वोल्ट प्लस माइनस 15% AC। प्रश्न 111, EBC का आउटपुट करंट कितना होता है? ए 15 एम्पियर, बी 20 एम्पियर, सी 22 एम्पियर, या डी 30 एम्पियर? इसका सही आउटपुट करंट विकल्प सी है, यानी 22 एम्पियर। एफिशिएंसी कितनी होती है? ए फुल लोड पर 80% या ज्यादा, बी 85% या ज्यादा, सी 90% या ज्यादा, या डी 95% या ज्यादा? एक अच्छी चार्जर की पहचान उसकी दक्षता से ही होती है। यहाँ सही विकल्प सी है, फुल लोड पर 90% या उससे ज्यादा। 90% से ज्यादा की दक्षता, ये तो बहुत ही शानदार है, लेकिन आपात स्थिति में इतनी उच्च दक्षता होना क्यों इतना अहम हो जाता है? इसे ऐसे समझिए, आपात स्थिति का मतलब है कि आपके पास मेन पावर कट चुकी है। हाँ बिल्कुल। जो भी थोड़ी बहुत ऊर्जा जनरेटर या बैटरी से आ रही है वो बहुत कीमती है। अगर चार्जर की दक्षता सिर्फ 70 या 80% होगी तो बाकी की 20-30% बिजली तो सिर्फ गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाएगी ना। हाँ, हीट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल, 90% से अधिक दक्षता ये सुनिश्चित करती है कि कीमती ऊर्जा का एक एक कतरा बैटरी को चार्ज करने या कोच के इमरजेंसी पंखों को चलाने में इस्तेमाल हो, उसे फालतू में गर्म करने में नहीं। ये हुई ना बात, संकट के समय ऊर्जा की एक एक बूंद बचाना। सिस्टम तो वाकई लाजवाब है, लेकिन क्या हो जब बाहरी बिजली ही इस सिस्टम पर हमला कर दे? मतलब जैसे वोल्टेज अचानक से बहुत बढ़ जाए या एकदम से गिर जाए, तब इस पूरे सिस्टम को जलने से कौन बचाता है? बस यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बॉडीगार्ड्स की। बॉडीगार्ड्स? हाँ, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में प्रोटेक्शन सेटिंग्स कहते हैं। अरे वाह, तो चलिए इन बॉडीगार्ड्स के पैरामीटर्स को डिकोड करते हैं। प्रश्न 113 से 120 तक राजू कुमार जी ने इसी सुरक्षा चक्र को कवर किया है। ठीक है। प्रश्न 113 है, इनपुट AC अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन की वोल्टेज सेटिंग क्या होती है? विकल्प हैं ए 280 प्लस माइनस 5 वोल्ट, बी 300 प्लस माइनस 5 वोल्ट, सी 320 प्लस माइनस 5 वोल्ट, या डी 380 प्लस माइनस 5 वोल्ट। जब इनपुट 415 वोल्ट का है तो अंडर वोल्टेज का खतरा भांपने के लिए सही विकल्प बी सेट किया जाता है, यानी 300 प्लस माइनस 5 वोल्ट AC। अगर वोल्टेज इससे नीचे गया तो चार्जर खुद को बंद कर लेगा। और अगर वोल्टेज बहुत ऊपर चला जाए? प्रश्न 114 इसी पर है, इनपुट AC ओवर वोल्टेज सेटिंग क्या होती है? ए 430 प्लस माइनस 5 वोल्ट, बी 450 प्लस माइनस 5 वोल्ट, सी 480 प्लस माइनस 5 वोल्ट, या डी 460 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ऊपरी सीमा के लिए सही विकल्प बी है, 450 प्लस माइनस 5 वोल्ट। इनपुट की सुरक्षा हो गई, अब आउटपुट की बात करते हैं जो सीधे बैटरी तक जाता है। प्रश्न 115, आउटपुट ओवर वोल्टेज सेटिंग क्या होती है? ए 120 प्लस माइनस 2 वोल्ट DC, बी 130 प्लस माइनस 2 वोल्ट DC, सी 136 प्लस माइनस 2 वोल्ट DC, या डी 140 प्लस माइनस 2 वोल्ट DC। बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए आउटपुट की सीमा बहुत सख्त होती है। सही विकल्प सी है, 136 प्लस माइनस 2 वोल्ट DC। अब करंट ओवरलोड की बारी। प्रश्न 116, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए एम्पियर सेटिंग क्या होती है? ए 15 प्लस 20%, बी 20 प्लस 20%, सी 35 प्लस 10%, या डी 35 प्लस 20%। क्योंकि हमारा नॉर्मल करंट 35 एम्पियर था, इसलिए ओवरलोड की सेटिंग विकल्प डी होगी, 35 प्लस 20% एम्पियर। सुरक्षा के लिए हार्डवेयर भी तो लगाए जाते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। प्रश्न 117, AC इनपुट प्रोटेक्शन के लिए कितने एम्पियर का 3 पोल MCB लगाया जाता है? ए 10 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 20 एम्पियर, या डी
25 एम्पियर। इनपुट साइड पर एमसीबी के लिए सही विकल्प सी है 20 एम्पियर। प्रश्न 118, आउटपुट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा फ्यूज लगाया जाता है? ए 20 एम्पियर एचआरसी फ्यूज, बी 25 एम्पियर एचआरसी फ्यूज, सी 30 एम्पियर एचआरसी फ्यूज या डी 40 एम्पियर एचआरसी फ्यूज। आउटपुट साइड में जहां करंट ज्यादा है वहां सही विकल्प डी है 40 एम्पियर एचआरसी फ्यूज। अब हम आज के सेट के आखिरी 2 सवालों पर हैं, जो खास तौर पर ईवीसी के वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में है। ठीक है। प्रश्न 119, इनपुट सप्लाई ओवर वोल्टेज के लिए कितने वोल्ट सेट किए जाते हैं? ए 240 प्लस 5%, बी 240 प्लस 10%, सी 240 प्लस 15% या डी 240 प्लस 20%। इमरजेंसी सिस्टम के लिए ओवर वोल्टेज लिमिट विकल्प सी है 240 प्लस 15%। और आखिरी सवाल, प्रश्न 120, इनपुट सप्लाई अंडर वोल्टेज के लिए कितने वोल्ट सेट किए जाते हैं? ए 240 माइनस 5%, बी 240 माइनस 10%, सी 240 माइनस 15% या डी 240 माइनस 20%। अंडर वोल्टेज के लिए भी लिमिट बिल्कुल वही है, यानी विकल्प सी 240 माइनस 15%। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं समझ सकता हूँ कि ओवर वोल्टेज यानी ज्यादा बिजली आने से उपकरण जल सकते हैं, लेकिन अंडर वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज आने से सिस्टम को क्या नुकसान है? ये बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, मतलब कम बिजली से कोई चीज कैसे जल सकती है? चार्जर को अंडर वोल्टेज पर खुद को बंद करने की क्या जरूरत है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे दिलचस्प लेकिन खतरनाक सिद्धांत है। इसे एक इंसान के दम घुटने से जोड़कर देखिए। दम घुटने से? हाँ, मान लीजिए किसी इंसान को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल रही है, वो क्या करेगा? वो और ज्यादा जोर से और ज्यादा भारी सांसें खींचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल मोटर्स और चार्जर्स भी बिल्कुल यही करते हैं। जब उन्हें अपना पावर आउटपुट बनाए रखने के लिए पर्याप्त वोल्टेज यानी दबाव नहीं मिलता, तो वे सिस्टम से ज्यादा करंट खींचने लगते हैं। अच्छा, करंट ज्यादा खींचते हैं? हाँ, और करंट जितना ज्यादा खींचा जाएगा, तारों के अंदर उतनी ही ज्यादा गर्मी यानी हीट पैदा होगी। इस गर्मी से तारों का इंसुलेशन पिघल सकता है और भयानक शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। बाप रे। इसलिए अंडर वोल्टेज असल में ओवर वोल्टेज से भी ज्यादा बड़ा साइलेंट किलर है। ये बॉडीगार्ड्स जो अंडर वोल्टेज पर सिस्टम को कट ऑफ कर देते हैं, असल में सिस्टम को खुद का ही गला घोटने से बचाते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब लो वोल्टेज सिस्टम को भूखा मारता है और सिस्टम भूख मिटाने के चक्कर में खुद को ही जला बैठता है। बिल्कुल सही पके आप। और इन्हीं अदृश्य खतरों से निपटने के लिए राजू कुमार जी के इस प्रश्न पत्र में दिए गए हर एक पैरामीटर, हर एक 2% की सीमा और हर एक 0.5 सेकंड के कटआउट को डिजाइन किया गया है। आज के इस गहन चर्चा ने सच में नजरिया बदल दिया है। लोको स्टडी बाय राजू कुमार के इन सवालों को डिकोड करके हमें समझ आया कि एलएचबी कोच सिर्फ एक लोहे का डब्बा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके अंदर एक जीवित, सांस लेता हुआ और हर पल खुद को मॉनिटर करता हुआ नर्वस सिस्टम बिछा हुआ है। प्रेशर टाइमिंग से लेकर वीआरएलए बैटरी की केमिस्ट्री तक और चार्जर के डायमेंशन से लेकर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन तक सब कुछ एक सिम्फनी की तरह काम करता है। और यही इंजीनियरिंग की असली खूबसूरती है। ये सब कुछ पर्दे के पीछे बिना कोई शोर मचाए या श्रेय लिए अपना काम करता रहता है, ताकि हजारों यात्री हर दिन सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। सही कहा आपने। और हम एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि अगर आपको तकनीक और रेलवे की इस जटिल दुनिया को इस तरह गहराई से समझना है, तो लोको स्टडी बाय राजू कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, इस तरह के शानदार एमसीक्यूज और उनके पीछे का विज्ञान आपको वहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो किसी भी तकनीकी परीक्षा या जानकारी के लिए एकदम सोने की खान।